तो दोस्तों टर्मिनेटर 7 का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम टर्मिनेटर 7 की जितनी भी अपडेट है, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग का सभी के बारे में आपको बताएंगे। पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं इस मूवी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ डिटेल। अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो टिम मिलर द्वारा निर्देशित और डेविड एस गोयर, जस्टिन रोड्स और बिली रे द्वारा लिखित है, जो जेम्स कैमरून, चार्ल्स एच. ईगल, जोश फ्रीडमैन, गोयर और रोड्स की कहानी पर आधारित है। यह टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की छठी किस्त है और टर्मिनेटर 1984 और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 का सीधा सीक्वल है, जो टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स 2003 और टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 में दर्शाई गई घटनाओं को नजरअंदाज करता है। फिल्म में लिंदा हैमिल्टन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर क्रमशः सारा कॉनर और T-800 टर्मिनेटर के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते। यह फिल्म टर्मिनेटर 2 की घटनाओं के 25 साल बाद की है, जब मशीनें एक उन्नत टर्मिनेटर, लूना, को 2020 में वापस भेजती है और उसे डेनी रामोस, रेस, को मारने के निर्देश देती है, जिसका भाग्य भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध भी ग्रेस डेविस नामक एक संवर्धित सैनिक को डेनी की रक्षा के लिए समय में वापस भेजता है, जिसके साथ सारा कॉनर और स्काईनेट का T-800 भी शामिल होता है। मुख्य फोटोग्राफी जून से नवंबर 2018 तक हंगरी, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पैरामाउंट पिक्चर्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित। यह फिल्म 1 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। टर्मिनेटर डार्क फेट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, हालांकि इसे हाल के पूर्ववर्तियों की तुलना में एक सुधार माना गया। हालांकि फिल्म ने दुनिया भर में $261.1 मिलियन की कमाई की और $122.6 मिलियन का नुकसान हुआ, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स बम में से एक बन गई। कथानक 1998 में साइबरडाइन सिस्टम को नष्ट करने के 3 साल बाद सारा और जॉन कॉनर ग्वाटेमाला के लिविंगस्टन में सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन पर अचानक एक T-800 टर्मिनेटर द्वारा हमला किया जाता है, जो स्काईनेट द्वारा समय के माध्यम से वापस भेजे गए कई में से एक है, जो सारा के रोकने के प्रयासों के बावजूद जॉन को मार देता है। 2020 में एक उन्नत टर्मिनेटर, रेव 9, को डेनी रामोस की हत्या करने के लिए समय में पीछे मेक्सिको सिटी भेजा जाता है, जबकि साइबरनेटिक रूप से उन्नत सैनिक ग्रेस को उसकी रक्षा के लिए 2042 से भेजा जाता है। रेव 9 डेनी के पिता के रूप में प्रच्छन्न ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में घुसपैठ करता है, जहां वह और उसका भाई डिएगो काम करते हैं, लेकिन ग्रेस द्वारा नाकाम कर दिया जाता है, जो भाई बहन के साथ भाग जाती है। रेव 9 अपने साइबरनेटिक एंडोस्केलेटन और आकार बदलने वाले तरल धातु के बाहरी हिस्से में विभाजित होने की क्षमता का उपयोग करते हुए तीनों का पीछा करता है, डिएगो को मार देता है और ग्रेस और डेनी को घेर लेता है। हालांकि सारा आती है और सैन्य ग्रेड हथियारों का उपयोग करके इकाई के दोनों रूपों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देती है। मोटल में साराह बताती है कि उसने उन्हें इसलिए पाया क्योंकि जॉन की मृत्यु के बाद के वर्षों में उसे इनक्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें आने वाले टर्मिनेटर के स्थानों का विवरण दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक जॉन के लिए के साथ समाप्त होता है, जिससे वह उन्हें खतरा बनने से पहले नष्ट कर सकती है। ग्रेस ने नोट किया कि स्काईनेट और जॉन उसके भविष्य में मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि सारा साइबरडाइन के निष्क्रिय होने के बाद पूर्व को नष्ट करने में सफल रही। हालांकि मानवता के भविष्य को लीजन नामक एक अन्य आय से खतरा है, जिसे मूल रूप से साइबर युद्ध के लिए विकसित किया गया था, जिसे स्काईनेट के स्थान पर बनाया गया था। जब लीजन मनुष्यों के लिए खतरा बन गया, तो इसे परमाणु हथियारों से बेअसर करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक परमाणु प्रलय हुआ और आय ने मानवता के बचे लोगों को समाप्त करने के लिए मशीनों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया, जिन्होंने लीजन के हमलों का मुकाबला करने के लिए एक प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन किया, और डेनी की नीति इसके खिलाफ उनके युद्ध से जुड़ी हुई है। ग्रेस सारा के संदेशों के स्रोत का पता लारेडो, टेक्सास में लगाती है। मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पार करते समय रेव 9 और अधिकारियों से बमुश्किल बचते हुए वे अपने स्रोत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही T-800 मिलता है जिसने जॉन को मारा था। अपना मिशन पूरा करने और स्काईनेट के अब उसे आगे के आदेश देने के लिए मौजूद न होने के कारण
T-800 लक्ष्यहीन हो गया था। समय के साथ और अपनी अनुकूलनशीलता के माध्यम से वह आत्मजागरूक हो गया, मानवता से सीखा और एक विवेक विकसित किया, कार्ल नाम लिया और एक मानव परिवार को अपनाया। यह जानने के बाद कि उसके कार्यों ने सारा को कैसे प्रभावित किया और अस्थायी विस्थापन के स्थान का पता लगाने में सक्षम होने के बाद, कार्ल ने उसे सुधार करने के लिए एक उद्देश्य देने के लिए उन्हें पहले से ही चेतावनी देना शुरू कर दिया। कार्ल रेव 9 के खिलाफ उनके साथ जुड़ जाता है और वे इसे नष्ट करने की तैयारी करते हैं। सारा अनिच्छा से डैनी की खातिर साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। रेव 9 के आगमन की आशंका करते हुए कार्ल अपने परिवार को अलविदा कहता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। समूह वायुसेना अधिकारी और सारा के परिचित मेजर डीन से एक सैन्य ग्रेड विद्युत चुंबकीय पल्स (EMP) जनरेटर की तलाश करता है। रेव 9 उन्हें पकड़ लेता है, जिससे उन्हें भागने के लिए एक विमान चुराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि परिणामी गोलीबारी में EMP जनरेटर नष्ट हो जाते हैं। उड़ान के दौरान ग्रेस ने खुलासा किया कि दानी भविष्य में प्रतिरोध की संस्थापक कमांडर बनेगी, इससे पहले कि रेव 9 उनके हवाई जहाज पर चढ़े और कार्ल को अस्थायी रूप से वश में कर ले। तीनों महिलाओं को विमान से पैराशूट करके एक जलविद्युत संयंत्र के पास एक नदी में उतरना पड़ता है। कार्ल और रेव 9 उनके पीछे पीछे चलते हैं। फंसकर समूह संयंत्र के अंदर अपना स्थान बनाता है। आगामी लड़ाई में कार्ल और ग्रेस रेव 9 को एक घूमती हुई टरबाइन में धकेल देते हैं, जिससे एक विस्फोट होता है जो 2 टर्मिनेटर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त रेव 9 एंडोस्केलेटन सारा को अक्षम कर देता है, जिससे दानी को खुद इसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मरती हुई ग्रेस दानी से कहती है कि वह इसे नष्ट करने के लिए अपने शक्ति स्रोत का उपयोग करे। दानी रेव 9 से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही पराजित हो जाती है। कार्ल खुद को फिर से सक्रिय करता है और उसे रोकता है, जिससे डैनी उसे ग्रेस के पावर सोर्स से मार सकता है। फिर वह खुद को और रेव 9 को एक कगार पर खींचता है, इससे पहले कि पावर कोर फट जाए, जिससे वे दोनों नष्ट हो जाएं। कुछ समय बाद डैनी और साराह युवा ग्रेस को उसके परिवार के साथ खेल के मैदान में देखते हैं। डैनी ग्रेस की मौत और लीजन के उत्थान को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है और फिर तैयारी के लिए गाड़ी चलाकर निकल जाती है। रालना। यह भी देखें टर्मिनेटर पात्रों की सूची। लिंडा हैमिल्टन सारा कॉनर के रूप में, जॉन कॉनर की मां, स्काईनेट के खिलाफ युद्ध में मानव प्रतिरोध के पूर्व भावी नेता। अब एक युद्धकठोर वरिष्ठ महिला और जॉन की मृत्यु के बाद अकेली रह गई। साराह जजमेंट डे को रोकने और आने वाले संघर्ष को रोकने के लिए स्काईनेट के शेष टर्मिनेटरों का शिकार करती है और उन्हें मार देती है। 2. दानी के भाग्य को जानने के बाद दुष्ट AI लीजन के खिलाफ एक नए प्रतिरोध का नेतृत्व करना और नई समयरेखा में अपने स्वयं के उद्देश्य को समझना, वह दानी को जॉन की तरह तैयार करती है। मैडी कर्ली एक स्टंट अभिनेत्री और युवा सारा कॉनर के लिए बॉडी डबल के रूप में काम करती है, जिसमें 1990 के दशक के शुरुआती दृश्य से है हैमिल्टन के चेहरे की समानता को पुनः बनाने के लिए CGI का उपयोग किया गया है। जेसी फिशर वर्तमान समय की सारा कॉनर के लिए स्टंट अभिनेत्री और बॉडी डबल के रूप में काम करती है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर T-800 काल के रूप में स्काईनेट द्वारा बनाया गया एक बूढ़ा टर्मिनेटर और जॉन को मारने के लिए समय में वापस भेजे गए कई लोगों में से एक। 3. अपने मिशन को पूरा करने के बाद इसने स्वायत्तता प्राप्त की और मानव समाज में एकीकृत हो गया, सौम्य बन गया और बाद में अपने बेटे की परवरिश करते हुए एक महिला के साथ भावनात्मक संबंध शुरू कर दिया। यह लारेडो, टेक्सास में रहता है और एक ड्रेपरी व्यवसाय का मालिक है। 4. बाद में यह सारा और ग्रेस के साथ मिलकर दानी को रेव 9 से बचाने में मदद करता है, हालांकि सारा जॉन की मौत के लिए कार्ल से नफरत करना जारी रखती है। डार्क फेट श्रृंखला की पहली फिल्म है, जिसमें श्वार्ज़नेगर शीर्षक चरित्र के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें शीर्ष बिलिंग नहीं मिलती है। ब्रेट अजार युवा T-800 के लिए बॉडी डबल के रूप में काम करते हैं, जिसमें 1990 के दशक के शुरुआती दृश्य से श्वार्ज़नेगर के चेहरे की समानता को फिर से बनाने के लिए CGI का इस्तेमाल किया गया है। अजार ने टर्मिनेटर जेनेसिस से इस भूमिका को दोहराया है। 5. मैकेंजी डेविस ग्रेस के रूप में 2042 की एक उन्नत सुपर सैनिक जिसे पहले डैनी ने किशोरावस्था में लिया था। ग्रेस को बाद में डैनी ने प्रशिक्षित और पाला था। ग्रेस बाद में डैनी के लिए एक सुरक्षा दल का हिस्सा बन जाती है और रेव 7 टर्मिनेटर से लड़ते समय उसे चाकू से घाव हो जाते हैं। हमले के बाद
वह स्वेच्छा से एक साइबॉर्ग में परिवर्तित हो जाती है। रोबोटिक्स के साथ संवर्धित, उसके पास कम समय के लिए टर्मिनेटर के बराबर क्षमताएं होती है और उसे अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए दवा, पोषण और आराम की आवश्यकता होती है। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां और क्षमताएं उसे सामान्य मनुष्यों से पहले लीजन जैसी मशीनों का पता लगाने की अनुमति देती है। ग्रेस को डेनी के छोटे रूप को लीजन के रेव 9 से बचाने के लिए भेजा जाता है। 6. स्टेफनी गिल ने 10 वर्षीय ग्रेस का किरदार निभाया है। 7. नतालिया रेस, डेनी रामोस के रूप में, एक युवा महिला जो मेक्सिको सिटी में एक ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में अपने भाई के साथ काम करती है। डेनी को रेव 9 द्वारा समाप्त करने के लिए लक्षित किया जा रहा है। 8. 9. सबसे पहले, सारा का मानना है कि डेनी प्रतिरोध नेता की नीति मां है, सारा की तरह। हालांकि, यह पता चला है कि डेनी को सारा के मृत बेटे के समान भूमिका निभाने के लिए नियत किया गया है, जो कि लीजन की मशीनों के खिलाफ युद्ध में प्रतिरोध के संस्थापक कमांडर के रूप में है, जिसमें सारा उसकी गुरु है। भविष्य में, डेनी रेव 9 को रोकने के लिए ग्रेस को समय में वापस भेजती है और वह ग्रेस को उसके स्थान निर्देशांक पर टैटू बनाकर सहायता के लिए T-800 की तलाश करने का निर्देश देती है। गैब्रियल लूना गैब्रियल बटा रेव 9 के रूप में, एक उन्नत टर्मिनेटर जो लीजन से उत्पन्न हुआ था और दानी को समाप्त करने के लिए समय में वापस भेजा गया था। तरल धातु से ढके एक पारंपरिक ठोस एंडोस्केलेटन की विशेषता के साथ, रेव 9 में इन दो घटकों को दो अलग-अलग, पूरी तरह से स्वायत्त इकाइयों में अलग करने की क्षमता है। 10. डिएगो बोनेटा, 11. डिएगो रामोस, दानी के भाई के रूप में। 9. फेलिप गंदाल, दानी के चाचा और एक बॉर्डर कोयोट के रूप में ट्रिस्टन उलोआ। एलिसिया बोराचेरो एलिसिया के रूप में, कार्ल की पत्नी। 12. मैनुअल पैसिफिक, माटेओ के रूप में, कार्ल का सौतेला बेटा। 13. एनरिक एर्स, 14. विसेंट के रूप में, डैनी और डिएगो के पिता। फ्रेजर जेम्स, मेजर डीन, संयुक्त राज्य वायुसेना के खुफिया अधिकारी और सारा के परिचित। टॉम हूपर, विलियम हार्डेल, प्रतिरोध में ग्रेस के कमांडिंग अधिकारी। 15. स्टुअर्ट मैकक्वेरी, क्रेग, डेनी और डिएगो के कार्यपर्यवेक्षक के रूप में। स्टीवन क्री, रिग्बी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा गश्ती एजेंट। फिल्म की एडीआर वॉयस कास्टिंग निर्देशक जॉर्जिया साइमन ने ग्रेस की मां की आवाज दी। एडवर्ड फर्लांग, जॉन कॉनर संदर्ग के रूप में। 16. जॉन कॉनर का एक युवा संस्करण जिसे सीजीआई और मोशन कैप्चर का उपयोग करके बनाया गया है। 17. आरोन कुनिच ने युवा जॉन कॉनर की आवाज दी। 16. जूड कोली ने युवा जॉन कॉनर के लिए बॉडी डबल के रूप में काम किया, जिस पर 1990 के दशक से फरलोंग की चेहरे की समानता लागू की गई थी। 18, 19, 20, 21 टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से अप्रमाणित अभिलेखीय फुटेज के माध्यम से अर्ल बोएन डॉसिल्बरमैन के रूप में दिखाई देते हैं। दिसंबर 2013 तक स्काईडांस प्रोडक्शंस टर्मिनेटर जेनेसिस के लिए फिल्मों की एक नई ट्रे की शुरुआत की योजना बना रहा था। 22, 23 जेनेसिस सीक्वल 19 मई 2017 और 29 जून 2018 को रिलीज होने वाले थे। 24, 25 नियोजित ट्रे की दूसरी फिल्म के लिए अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को T-800 के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाना था। 26 टर्मिनेटर जेनेसिस का निर्माण स्काईडांस के संस्थापक डेविड एलिसन ने किया था और इसे 2015 में रिलीज किया गया था, लेकिन इसके निराशाजनक बॉक्सऑफिस प्रदर्शन ने नियोजित ट्रे के विकास को रोक दिया। 27, 28, 29, 30 स्काईडांस की मुख्य रचनात्मक अधिकारी दाना गोल्डबर्ग ने अक्टूबर 2015 में कहा कि वह यह नहीं कहेंगी कि फ्रैंचाइजी रुकी हुई है, बल्कि यह फिर से समायोजित हो रही है। गोल्डबर्ग के अनुसार जेनेसिस के निराशाजनक घरेलू प्रदर्शन के बावजूद कंपनी दुनिया भर में अपनी संख्या से खुश थी और अभी भी नई फिल्में बनाने का इरादा रखती है। सीक्वल का निर्माण 2016 से पहले शुरू नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने जेनेसिस के बाद अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए बाजार अनुसंधान की योजना बनाई थी। 29 जेनेसिस सीक्वल को अंततः रद्द कर दिया गया। 31, 32 टिम मिलर और एलिसन ने डेडपूल 2, 2018 को पूरा करने के बाद मिलर द्वारा अंततः एक नई टर्मिनेटर फिल्म का निर्देशन करने के बारे में बात की। 33, 34 जब मिलर ने अक्टूबर 2016 में डेडपूल 2 परियोजना को छोड़ दिया। 35,
तो उन्होंने इसके बजाय टर्मिनेटर फिल्म को अपना अगला प्रोजेक्ट बना लिया। 33, 34 मिलर के अनुरोध पर 36 फ्रेंचाइजी निर्माता जेम्स कैमरून बाद में इस परियोजना में शामिल हो गए। कैमरून ने पहली 2 टर्मिनेटर फिल्मों का निर्देशन और सहलेखन किया था। 37, 38 और मिलर ने अपनी कंपनी ब्लर स्टूडियो के माध्यम से पहले कैमरून के साथ काम किया था। 39 एलिसन को लगा कि जेनेसिस बेहतर हो सकती थी, इसलिए उन्होंने एक बेहतर फिल्म बनाने की उम्मीद में कैमरून को एक साथी निर्माता के रूप में भर्ती किया। 40, 41 कैमरून, टर्मिनेटर 3, राइज ऑफ द मशीन्स 2003, टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 और टर्मिनेटर जेनेसिस की घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए टर्मिनेटर 2, जजमेंट डे 1991 का सीक्वल बनाने के एलिसन के प्रस्ताव से चिंतित थे। 41, 42 कैमरून ने कहा, हम दिखावा कर रहे हैं कि अन्य फिल्में एक बुरा सपना थीं या एक वैकल्पिक समय रेखा जो हमारे मल्टीवर्स में स्वीकार्य है। 33 परियोजना के अन्य फिल्म निर्माताओं ने श्वार्ज़नेगर के बिना फिल्म बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन कैमरून को यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वह और श्वार्ज़नेगर दोस्त थे। 43 कैमरून इस शर्त पर फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हुए कि श्वार्ज़नेगर इसमें शामिल होंगे। 44, 45, 37 मिलर को लगा कि पिछली 3 फिल्मों के बाद दर्शकों ने फ्रेंचाइज में उम्मीद खो दी है। उनका मानना था कि कैमरून की भागीदारी गुणवत्ता की मुहर के रूप में काम करेगी जो प्रशंसकों को यह विश्वास दिलाएगी कि फ्रेंचाइज को कम से कम उस तरह से संभाला जाएगा जैसा कि मूल फिल्म निर्माता चाहते थे। 38 कैमरून जनवरी 2017 तक फिल्म से जुड़े हुए थे और एलिसन मिलर को निर्देशित करने के इरादे से विज्ञान कथा लेखकों के बीच एक लेखक की तलाश कर रहे थे। 46 बाद में महीने में एलिसन ने कहा कि वर्ष के अंत से पहले फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में एक घोषणा की जाएगी, यह कहते हुए कि यह एक ऐसी दिशा में होने जा रहा है जो T2 के बाद से प्रशंसकों को वास्तव में जो चाहिए था उसकी निरंतरता प्रदान करेगा। 47 जुलाई 2017 में कैमरून ने कहा कि वह एलिसन के साथ फिल्मों की एक ट्री स्थापित करने और उनकी देखरेख करने के लिए काम कर रहे थे। इरादा श्वार्ज़नेगर को शामिल करने का था, लेकिन नए पात्रों को पेश करने और बैटन पास करने का भी था। 48 पूर्व उत्पादन 12 सितंबर 2017 को स्काईडांस मीडिया ने पुष्टि की कि टिम मिलर नई टर्मिनेटर फिल्म का निर्देशन करेंगे। 49 जिसे शुरू में 26 जुलाई 2019 को एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 50 फिल्म का बजट लगभग $185 से $196 मिलियन था। 51 जिसे स्काईडांस, पैरामाउंट पिक्चर्स और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बीच मोटे तौर पर 3 तरीकों से विभाजित किया गया था। 52 ये सभी फिल्म की प्रोडक्शन कंपनियां थीं। 53 चीनी कंपनी टेंसेंट पिक्चर्स अप्रैल 2018 में सहवित्त पोषक के रूप में इस परियोजना में शामिल हुई। 54 जिसने अंततः बजट का 10% वित्त पोषित किया। 51 टेंसेंट इस परियोजना की एक प्रोडक्शन कंपनी थी। 53 और इसने चीन में फिल्म के वितरण, विपणन और बिक्री को भी संभाला। 54 TSG एंटरटेनमेंट और जेम्स कैमरून की लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट भी फिल्म के निर्माण में शामिल थे। 53 लिखना पटकथा लेखकों को काम पर रखने से पहले मिलर ने पूछा था कि फ्रेंचाइज को फिर से कैसे बनाया जाए, इस पर उपन्यासकारों के एक समूह से सलाह ली जाए। 55 उपन्यासकारों में जो एबरक्रॉम्बी, नील अशर, ग्रेग बेयर, वॉरेन एलिस और नील स्टीफेंसन शामिल थे। 34 एबरक्रॉम्बी ने एक महिला चरित्र का विचार सुझाया जो आधी मानव और आधी मशीन है, जो ग्रेस चरित्र की उत्पत्ति का निर्माण करती है। 55 एक मानवमशीन चरित्र, मार्कस राइट, को पहले टर्मिनेटर साल्वेशन में दिखाया गया था, जिसे सैम वर्थिंगटन ने चित्रित किया था। 56 फिल्म की कहानी मिलर, कैमरून और एलिसन द्वारा तैयार की गई थी और पटकथा लिखने के लिए लेखकों की एक टीम को काम पर रखा गया था। इनमें चार्ल्स एच. ईगल, डेविड एस. गोयर और उनके लेखन साथी जस्टिन रोड्स और टेलीविजन श्रृंखला टर्मिनेटर द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स के निर्माता जोश फ्रीडमैन शामिल थे। 41, 57, 58, 34 कैमरून और लेखकों ने टर्मिनेटर सीक्वल देखे जो उनकी शुरुआती फिल्मों के बाद आए थे। उन्होंने निर्धारित किया कि बाद की फिल्मों की कहानियां समय यात्रा के मामले में बहुत जटिल थीं। 41, 42 कहानी पर काम करने में कई हफ्ते बिताए गए जिसे अंततः एक नई टर्मिनेटर फिल्म ट्रे के रूप में कल्पना की गई। 41, 59, 60
गोयर ने त्रय में पहली फिल्म के लिए एक मसौदा लिखा जो अंतर टर्मिनेटर डार्क फेट बन। गोयर अन्य परियोजनाओं में चले गए। 34 नवंबर 2017 तक बिली रे को स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए लाया गया था। 57 रे ने गोयर के अधिकांश मसौदे को फिर से लिखा। मिलर ने फिल्म के एक्शन दृश्य लिखे जबकि रे ने पात्रों को संभाला। 34 कैमरून के पास किसी विशेष फिल्म के लिए एक्शन दृश्यों की एक सूची नहीं थी जिसे वह वर्षों से शूट करना चाहते थे। उन्होंने यह सूची मिलर को दी ताकि वह उन्हें टर्मिनेटर डार्क फेट में काम कर सकें। इस सूची ने एक बांध और पानी के नीचे एक हमवी से जुड़े दृश्यों का आधार बनाया। 61 जैसे जैसे फिल्मांकन की शुरुआत हुई कैमरून को लगा कि स्क्रिप्ट में सुधार की जरूरत है और उन्होंने खुद ही बदलाव किए। 61 कैमरून ने कहा कि फिल्म को लेकर उनके और मिलर के बीच अंततः कई मतभेद थे, लेकिन उन्होंने इसे रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। 37 उनकी असहमतियों में यह भी शामिल था कि भविष्य में मानव प्रतिरोध लीजन से जीतेगा या हारेगा। मिलर चाहते थे कि मनुष्य हारें, जबकि कैमरून की सोच अलग थी। मिलर ने कहा, लीजन इतना शक्तिशाली है, इसे हराने का एकमात्र तरीका समय में पीछे जाकर इसे पालने में गला घोंटना है। जिम कहते हैं, मनुष्यों के हारने में क्या नाटकीय है, और मैं कहता हूँ, अच्छा, मनुष्यों के जीतने में क्या नाटकीय है और उन्हें बस जीतते रहना है। मुझे अंतिम स्टैंड पसंद है। यह उसकी चीज नहीं है। मिलर की एलिसन से भी असहमति थी। मिलर ने कहा कि टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के अंत में साइबरडाइन का विनाश एक ऐसी घटना है जो भविष्य को बदल देगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैसे। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आने वाली फिल्मों ने वास्तव में इसे एक साफ तरीके से खोजा है, जैसा कि मेरा मानना है कि हम कर रहे हैं, सच्चे परिणामों के साथ। और सारा के लिए उन परिणामों का सामना करना पूरी तरह से समझ में आता है, क्योंकि वे शुरू से ही उसके विकल्प थे। 65 एक परिणाम जॉन कॉनर की मृत्यु होगी, जिसे शुरू में मशीनों के खिलाफ मानव प्रतिरोध का भविष्य का नेता बनना था। 61 जॉन कॉनर के चरित्र को मारने का निर्णय कैमरून की ओर से आया, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करना चाहते थे, जो चरित्र की पौराणिक कथाओं में निवेश कर चुके थे। यह ऐसा है, चलो इसे टेबल से हटा दें। चलो टर्मिनेटर फिल्म के बारे में हमारी सभी धारणाओं के नीचे से कालीन हटा दें। चलो पहले 45 सेकंड में एक पिज्जेरिया में उसके सिर में गोली मार दें। 66 कैमरून ने कहा कि जॉन की मौत सारा के अंतिम आघात को दिखाने के लिए कहानी के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कार्य करती है, जिससे वह नई फिल्म के अंत में ही ठीक होने लगती है। वह घृणा, बदला लेने से प्रेरित है। उसकी बदमाशी गहरी चोट और गहरे दर्द की जगह से आती है। 66 मिलर ने कहा कि उन्हें और अन्य फिल्म निर्माताओं को जॉन को मारने का निर्णय विवादास्पद नहीं लगा। मिलर को लगा कि सारा कॉनर को एक दुखी चरित्र के रूप में सबसे अच्छा चित्रित किया गया था, और उन्होंने कहा कि जॉन की मौत ने उसे ऐसा होने का कारण प्रदान किया। 61 मिलर ने सारा कॉनर के बारे में कहा, दुख ने उसे एक भावनाहीन हत्या मशीन बनने के लिए प्रेरित किया है। और फिल्म के अंत में वह खुद को फिर से परवाह करने की अनुमति देती है, वह मानवता में वापस आती है। उसका मुरझाया हुआ दिल फिर से खिल गया है। यही यात्रा थी। हालांकि मिलर नहीं चाहते थे कि सारा कॉनर एक अप्रिय और अदृश्य चरित्र हो, और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सारा कठिन है, लेकिन उसे देखना असहज नहीं है। 34 कैमरून का मानना था कि जॉन कॉनर को हटाने से फिल्म को पिछली फिल्मों की नकल जैसा महसूस होने से रोका जा सकेगा। 67 जॉन कॉनर को हटाने से कहानी में नए किरदारों को शामिल करने का मौका मिला। मिलर ने कहा, आप जॉन को कहीं 36 वर्षीय अकाउंटेंट के रूप में नहीं दिखा सकते, और वास्तव में जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वह एक दयनीय व्यक्ति की तरह हो सकता है, जिसने इतिहास में अपना पल खो दिया और उसे इस सामान्य साधारण अस्तित्व में धकेल दिया गया। शुरुआती दृश्य का वर्णन करते हुए मिलर ने कहा, आप दर्शकों के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, जागो, यह अलग होने जा रहा है। मुझे लगता है कि यह पूरा हो गया है। मुझे इसकी हिंसा से नफरत है। मुझे एक बच्चे को गोली मारने के विचार से नफरत है, लेकिन यह कहानी को जो नाटकीय ईंधन देता है वह निर्विवाद है। विकास के शुरुआती चरणों में इस विचार पर विचार किया गया था कि दानी रामोस को जॉन की बेटी के रूप में चित्रित किया जा सकता है, या उसका कॉनर से कोई अन्य संबंध हो सकता है। हालांकि
मिलर को यह विचार पसंद नहीं आया कि वह उनसे संबंधित होगी। 61 शुरुआत के अलावा किसी अन्य दृश्य में जॉन कॉनर को दिखाने की कभी योजना नहीं थी। 66 लिंडा हैमिल्टन जॉन कॉनर को मारने के फैसले से कुछ हद तक हैरान थीं। उनका मानना था कि इससे बहुत सारे प्रशंसक परेशान होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहती है कि फिल्म श्रृंखला और उसके पात्र विकसित हों। 67 वह फिल्म के पात्रों से प्रसन्न थीं। उन्हें लगा कि टर्मिनेटर 2 के पहले के सीक्वल में ऐसे पात्रों की कमी थी जिनकी दर्शकों को परवाह हो। 69 मिलर अंतिम फिल्म के इस विचार से असंतुष्ट थे कि डेनी ग्रेस को अतीत में भेज देगी। उन्होंने कहा, हमने यह पूरी कहानी सेट की है जहां ग्रेस डेनी की सरोगेट संतान है और एक माँ अपने बच्चे को उसके लिए मरने के लिए भेजती है। हाँ, मेरे दिमाग में एक अलग दृश्य था। 70 इसके अतिरिक्त कई अंत पर विचार किया गया, जिसमें एक जहां सारा और डेनी ग्रेस को दफनाएंगे और दूसरा जहां ग्रेस के शरीर को जलाकर नदी में बहा दिया जाएगा। आखिरकार मिलर ने यह विचार सुझाया कि डेनी छोटी ग्रेस को देखने जाएगी। खेल के मैदान का अंतिम दृश्य फिल्म में बाद में जोड़ा गया था। 70 कैमरून ने एक T-800 टर्मिनेटर का विचार तैयार किया जो एक आदेश को पूरा करने के बाद 20 से अधिक वर्षों तक बस इस तरह की अनिश्चितता में रहता है और अधिक मानवीय बन जाता है, इस अर्थ में कि वह उन चीजों के नैतिक परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है जो उसने की थीं, जो उसे अपने शुरुआती दिनों में करने का आदेश दिया गया था, और वास्तव में एक चेतना और विवेक विकसित कर रहा है। कैमरून ने चरित्र के इस पुनरावृत्ति को अपनी पहली 2 फिल्मों में दिखाए गए लोगों की तुलना में अधिक दिलचस्प माना। उन्होंने कहा, हमने टर्मिनेटर को बुरा होने के लिए प्रोग्राम किया है। आपने एक ऐसा देखा है जिसे अच्छा होने के लिए प्रोग्राम किया गया था, एक रक्षक होने के लिए। लेकिन दोनों मामलों में उनमें से किसी के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। 37 श्वार्ज़नेगर को इंटीरियर डेकोरेटिंग का शौक है, इसलिए कैमरून ने सुझाव दिया कि फिल्म में उनके T-800 चरित्र को ड्रेपरी का व्यवसाय करना चाहिए। 71 72 73 मिलर ने स्क्रिप्ट की संरचना को इस तरह व्यवस्थित किया कि श्वार्ज़नेगर का चरित्र कहानी में बाद में दिखाई दे, ताकि 3 मुख्य महिला पात्रों को विकसित होने का समय मिल सके। 74 ढलाई अप्रैल 2017 तक श्वार्ज़नेगर अपनी भूमिका को दोहराने के लिए इस परियोजना में शामिल हो गए थे। 75 76 उस सितंबर में यह घोषणा की गई कि हैमिल्टन सारा कॉनर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जिसे उन्होंने पहले 2 फिल्मों में चित्रित किया था। 77 हैमिल्टन ने 1996 के थीम पार्क आकर्षण T-2-3D बैटल अक्रॉस टाइम के लिए भी भूमिका को संक्षेप में दोहराया था। 78 और टर्मिनेटर साल्वेशन के लिए एक बिना श्रेय वाली भूमिका में अपनी आवाज प्रदान की थी। 79 क्योंकि पिछली टर्मिनेटर फिल्मों ने दर्शकों के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, मिलर को लगा कि हैमिल्टन को भूमिका को फिर से निभाना आवश्यक है। 65 80 कैमरन, एलिसन और मिलर केवल सारा कॉनर चरित्र को वापस लाना चाहते थे यदि हैमिल्टन भूमिका को फिर से निभाएं। 41 कैमरून ने कहा कि उन्होंने हैमिल्टन को एक लंबा-चौड़ा ईमेल भेजा था जिसमें बहुत से कारण थे कि उन्हें यह क्यों करना चाहिए और बहुत से कारण थे कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। कैमरून का मुख्य कारण कि हैमिल्टन को वापस क्यों आना चाहिए यह था कि लोगों ने उन्हें भूमिका में पसंद किया। 40 फिल्म का ऐसा कोई संस्करण नहीं था जिसमें हैमिल्टन को बाहर रखा गया हो, और मिलर ने कहा कि अगर उन्होंने भूमिका को अस्वीकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में कोई बैकअप योजना नहीं थी। 81 लगभग 6 सप्ताह के बाद 82 हैमिल्टन ने फिल्म पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। 65 जिसमें अभी तक उनके पढ़ने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट नहीं थी, उस पर अभी भी काम चल रहा था। 83 शुरू में हैमिल्टन अनिश्चित थी कि क्या वह भूमिका को फिर से करना चाहती है। 84 वह अभिनय से अर्धसेवानिवृत्त हो चुकी थीं। 85 और उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि यह एक बेशर्म पैसा हड़पने जैसा लगे। मैं यह शांत प्यारा जीवन जी रही हूं जिसमें एक सेलिब्रिटी होना शामिल नहीं है, और आपको वास्तव में सोचना होगा, क्या मैं वास्तव में इसे फिर से 15 मिनट के लिए बदलना चाहती हूं। 82 क्योंकि सारा कॉनर के रूप में उनकी आखिरी उपस्थिति के बाद से बहुत समय बीत चुका था, हैमिल्टन ने यह मान लिया था कि वह कभी भी भूमिका नहीं निभाएंगी और ऐसा करने के प्रस्ताव से वह आश्चर्यचकित थीं। 65 वापसी के अपने फैसले के बारे में हैमिल्टन ने कहा। 83 हैमिल्टन ने इस भूमिका के लिए शारीरिक आकार में आने के लिए एक फिटनेस ट्रेनर के साथ 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। 83 65 86
हैमिल्टन ने कहा कि उन्होंने टर्मिनेटर 2 के मुकाबले अपने शरीर पर 10 गुना अधिक मेहनत की। इसमें सप्लीमेंट्स और बायोइडेंटिकल हार्मोन्स के सेवन के साथ साथ ग्रीन बेरेट्स के साथ प्रशिक्षण भी शामिल था। 87-88 उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। 89 हैमिल्टन की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कैमरून ने कहा कि उन्हें एक 62 वर्षीय अभिनेत्री अभिनीत एक एक्शन फिल्म का विचार पसंद आया। 90-91 हैमिल्टन ने फिल्म के लिए अपने बालों को भूरे रंग में रंगना चुना क्योंकि वह चाहती थी कि दर्शक उनके किरदार को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखें। 92 हैमिल्टन को शारीरिक प्रशिक्षण पसंद नहीं आया। 93 मार्च 2018 में यह घोषणा की गई थी कि मैकेंजी डेविस को फिल्म में लिया गया था। 6 मिलर ने डेविस के बारे में कहा, मैं केवल एक ऐसी महिला चाहता था जो शारीरिक रूप से भूमिका के लिए फिट हो सके, बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मैकेंजी वास्तव में ऐसा करना चाहती थी। वह भूमिका के बाद आई। उसने किसी से भी ज्यादा मेहनत की। 55 डेविस को कास्ट किए जाने के बाद उन्होंने फिल्म के फाइट सीन के लिए शारीरिक प्रशिक्षण लिया। 95-96 श्वार्ज़नेगर और गैब्रियल लूना ने भी फिल्म के लिए शारीरिक प्रशिक्षण लिया। 97 लूना को पहली बार दिसंबर 2017 में एक भूमिका के लिए माना गया था, जब उनके लिए 4 महीने की कास्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी। 98 प्रोडक्शन टीम कहानी के नए केंद्रबिंदु के रूप में एक 18 से 20 साल की महिला को कास्ट करना चाहती थी। 77 हैमिल्टन ने कई अभिनेत्रियों के साथ संवादों का अभ्यास किया जो डेनी की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रही थी और उन्हें तुरंत लगा कि नतालिया रे सही विकल्प है। 99 जब रेस ने ऑडिशन टेप भेजा तो वह इस प्रोजेक्ट के बारे में बस इतना जानती थी कि यह एक बड़ी अमेरिकी फिल्म थी। हैमिल्टन के साथ ऑडिशन देने के लिए लॉस एंजल्स आने से पहले उन्होंने जल्द ही स्काइप के माध्यम से मिलर के साथ एक बैठक की। अपने अगले ऑडिशन के लिए रेस को डेविस के साथ ऑडिशन देने के लिए डबलिन भेजा गया, जो वहां एक अन्य फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। रेस के लिए कास्टिंग प्रक्रिया 1.5 महीने तक चली, इससे पहले कि उन्हें आखिरकार कास्ट किया गया। क्योंकि फिल्म आंशिक रूप से मैक्सिको सिटी में सेट है, कलाकारों में कई लातीनी अभिनेता शामिल है। 101, 102 जिसमें रेस, लूना और डिएगो बोनेटा शामिल है, जिन्हें अप्रैल 2018 में प्राथमिक पात्रों के रूप में चुना गया था। 8 रेस ने कहा, यह फिल्म अब हॉलीवुड का प्रतिबिंब है। हम बस इन रूढ़ियों और विचारों और रूढ़ियों को बदल रहे हैं कि एक लातीनी कैसा होना चाहिए। 101 कैमरून ने सभी ऑडिशन टेप देखे और कास्टिंग विकल्पों को अपनी स्वीकृति दी। 100 जून 2018 तक जूड कोली को एक युवा जॉन कॉनर के लिए डबल के रूप में चुना गया था, जिसमें ब्रेट अजार ने जेनेसिस से एक युवा T-800 के बॉडी डबल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थी। 18 कैमरून ने जुलाई 2019 में घोषणा की कि एडवर्ड फर्लांग टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से जॉन कॉनर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 20 फर्लांग ने बाद में कहा कि फिल्म में उनकी भूमिका छोटी थी। 103 और मिलर ने खेद व्यक्त किया कि कैमरून ने ऐसी घोषणा की थी। 104 फर्लांग की समानता का उपयोग CGI का उपयोग करके उनके छोटे चेहरे को डिजिटल रूप से बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने अपनी उम्र कम करने के लिए फेशियल मोशन कैप्चर फुटेज के जरिए एक प्रदर्शन भी दिया जिसे फिल्म में जोड़ा गया था। 66 19 104 अपने प्रदर्शन के लिए फर्लांग ने फिल्म के शुरुआती दृश्य के दौरान कोली के फुटेज को एक साथ देखा और कोली के साथ अपने प्रदर्शन का सटीक मिलान करना था। 105 फर्लांग को जॉन कॉनर संदर्भ के रूप में श्रेय दिया जाता है। 16 फिल्माने उत्पादन शुरू में मार्च 2018 में शुरू होने वाला था, लेकिन कास्टिंग के कारण इसमें देरी हुई। फिर उम्मीद की जा रही थी कि यह मई के दौरान शुरू होगा और नवंबर के दौरान हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और मैक्सिको में फिल्मांकन होगा। 106 अप्रैल 2018 में फिल्म की रिलीज की तारीख नवंबर 2019 तक टाल दी गई। 107 फिल्मांकन 4 जून 2018 को स्पेन में टर्मिनेटर 6 फीनिक्स के कामकाजी शीर्षक के तहत शुरू हुआ। 14 108 109 इसके बाद फिल्मांकन हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया। 110 नवंबर 2018 में समाप्त होने से पहले। 111 कैमरून की शुरुआती टर्मिनेटर फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी R रेटिंग दी गई है, जबकि पिछली 2 फिल्मों को PG-13 रेटिंग दी गई थी। 112 113 41 मिलर ने कहा कि फिल्म को R रेटिंग दी गई है क्योंकि
प्रशंसकों ने एक तरह से इसकी मांग की थी, यह कहते हुए कि टर्मिनेटर का डीएनए एक आर-रेटेड फिल्म है और इसे आर रेटिंग न देना स्रोत सामग्री के प्रति बेईमानी जैसा लगता है। 45-114 शुरुआत में कुछ दृश्यों को दो तरीकों से फिल्माया गया था, आर-रेटेड हिंसा और भाषा के साथ और बिना। इसने फिल्म निर्माताओं को इस घटना में एक विकल्प दिया कि फिल्म की इच्छित आर रेटिंग पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। फिल्म निर्माताओं ने अंततः एक आर-रेटेड फिल्म पर निर्णायक रूप से निर्णय लेने के बाद इस पद्धति को छोड़ दिया। 41-59 फिल्मांकन के दौरान कैमरून ने पात्रों को परिपूर्ण बनाने के लिए स्क्रिप्ट में और बदलाव किए। कुछ मामलों में उनके स्क्रिप्ट परिवर्तन दृश्य को फिल्माने से केवल एक दिन पहले मिलर को सौंपे गए थे। 41 हैमिल्टन ने कुछ क्रियाओं और संवादों की पंक्तियों को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें लगा कि सारा कॉनर के लिए असामान्य थे। 83-93-115 श्वार्ज़नेगर ने भी फिल्मांकन के दौरान अपनी कुछ पंक्तियों को जोड़ा और बदला। 92 कैमरून सेट पर नहीं गए क्योंकि वह अपने अवतार सीक्वल को फिल्माने में व्यस्त थे। 41 वह मिलर के निर्देशन के काम में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। 37 स्पेन फिल्मांकन का पहला दिन स्पेन के अल्मेरिया के इस्लेटा डेल मोरो में हुआ। 116-117 इसमें T800 सारा कॉनर और जॉन कॉनर के पात्रों की विशेषता वाला महत्वपूर्ण शुरुआती दृश्य शामिल था। तीनों पात्रों को दृश्य में बॉडी डबल्स द्वारा चित्रित किया गया था और बाद में उन्हें युवा रूप देने के लिए डिजिटल डी-एजिंग लागू किया गया था। डबल्स ने विशेष हुड पहने थे जो उनके सिर की हरकतों को ट्रैक करते थे, जिससे उनके चेहरे की विशेषताओं को बाद में श्वार्ज़नेगर, हैमिल्टन और फरलांग द्वारा रिकॉर्ड किए गए नए मोशन कैप्चर फेशियल फुटेज द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता था। 104-92-118 शुरुआती दृश्य के फिल्मांकन के दौरान हैमिल्टन ने बॉडी डबल के चित्रण पर असंतोष व्यक्त किया। उन्हें लगा कि यह चरित्र को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। हैमिल्टन ने बॉडी डबल को सलाह दी कि T800 चरित्र के प्रति अधिक उग्र प्रतिक्रिया के लिए चरित्र को कैसे चित्रित किया जाए। हैमिल्टन इस बात से निराश थी कि दृश्य में उनका कोई ऑन-स्क्रीन हिस्सा नहीं था और बाद में उन्होंने कहा, यह मैं नहीं थी और यह वास्तव में दुखद था। जब मैं घर पहुंची तो मैं फूट-फूट कर रोई। 92-119 फिल्म में टर्मिनेटर 2 की तुलना में सारा कॉनर के लिए अधिक स्टंट वुमेन का इस्तेमाल किया गया था। हैमिल्टन ने कहा कि वह वास्तव में उन्हें माइक्रो मैनेज करने की कोशिश में थोड़ी पागल हो गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने चरित्र के अनुसार आगे बढ़े। इस कारण से हैमिल्टन ने अपने कुछ स्टंट खुद किए। 120 मेक्सिको में सेट किए गए दृश्यों को पूरी तरह से स्पेन में शूट किया गया था, जहां फिल्मांकन लगभग 30 दिनों तक चला था। 121 स्पेन को बजटीय कारणों और मेक्सिको में ड्रग कार्टेल हिंसा पर सुरक्षा चिंताओं के कारण चुना गया था। फिल्मांकन स्थानों में मैड्रिड के पड़ोस पुएब्लो नुएवो और लावापीज शामिल थे, जो मैक्सिकन शहरों के रूप में खड़े थे। इन दृश्यों के लिए फिल्म क्रू ने टैक्सियों जैसी दिखने के लिए कारों को फिर से रंग दिया और सड़कों पर पुराने वाहनों को भी छोड़ दिया ताकि यह पता चले कि उन्हें छोड़ दिया गया था। 122 स्थान को मैक्सिकन रूप देने के लिए भित्तिचित्र कला को चित्रित करने के लिए एक कलाकार को भी काम पर रखा गया था। बोनेटा, जो मेक्सिको सिटी में पैदा हुए और पले बढ़े थे, को यह सुनिश्चित करने के लिए फिल्म के कला विभाग के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। अल्देदाविला बांध जुलाई 2018 में सैन जुआन औद्योगिक एस्टेट सहित कैट्राल में 2 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ। 124 कार्टाजेना, 125 और एल्देदाविला डैम में भी फिल्मांकन हुआ। 124 व्यावहारिक प्रभावों और CGI के संयोजन का उपयोग हाईवे चेज सीक्वेंस के लिए किया गया था जिसमें रेव नोग्रेस, दानी और डिएगो का पीछा करता है। 126 सारा कॉनर का वर्तमान परिचय भी हाईवे पर होता है और हैमिल्टन ने फिल्मांकन से पहले दृश्य का बड़े पैमाने पर पूर्वाभ्यास किया था। 127 अंतिम विकल्प पर बसने से पहले स्पेन में लगभग 7 फ्रीवे स्थानों पर विचार किया गया था। 123 जिसमें तत्कालीन बंद रीजन डी मर्सिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली नई सड़कें शामिल थीं। 124 128 हाईवे पर पीछा करने के दृश्य के लिए लगभग 300 लोगों के दल की आवश्यकता थी, जिसमें कई अलग अलग फिल्म विभाग शामिल थे। ड्यून बग्गी के समान एक कस्टम निर्मित पॉडकार फिल्मांकन के दौरान पिकअप ट्रक को खींचने के लिए बनाई गई थी। इसने डेविस, रेस और बोनेटा को ट्रक में अपने दृश्यों को निभाने की अनुमति दी, जबकि ड्राइविंग को पॉडकार में एक पेशेवर चालक द्वारा संभाला गया था।
वाहन के चलते समय अभिनेताओं को फिल्माने के लिए पिकअप ट्रक से कैमरे जुड़े हुए थे। 123 सैन जुआन औद्योगिक एस्टेट में फिल्माए गए एक शॉट में रेव 9 को एक दीवार के माध्यम से अपने हल ट्रक को चलाते हुए दिखाया गया है, जिसे विशेष रूप से शॉट के लिए बनाया गया था। 128 हाईवे पर पीछा करने की शुरुआत में दोगुनी लंबाई की योजना बनाई गई थी। रेव 9 को एक पुलिस वाले को मारना था और अपना पीछा जारी रखने के लिए एक मोटरसाइकिल चुरानी थी और मोटरसाइकिल को गोली मारकर नष्ट कर दिया जाना था। रेव 9 बाद में एक ट्रक पर और फिर दानी के वाहन पर चढ़ जाएगा। विस्तारित अनुक्रम को पहले से ही देखा गया था, लेकिन मिलर ने इसे फिल्माने का फैसला नहीं किया क्योंकि अनुक्रम को पहले से ही पागल माना जाता था। इससे पहले मिलर अपनी 2016 की फिल्म डेडपूल के लिए मोटरसाइकिल दृश्य फिल्माना चाहते थे। एक्सर हंगरी और अमेरिका। फिल्मांकन 19 जुलाई 2018 को हंगरी में स्थानांतरित हो गया। 110 वहां फिल्मांकन स्थानों में बुडापेस्ट में ओरिगो फिल्म स्टूडियो शामिल था। 129, 130, 131, 132 फिल्म के C5 विमान अनुक्रम के हिस्से में शून्य गुरुत्वाकर्षण में धर में तैरते हुए पात्र शामिल है। मिलर ने गुरुत्वाकर्षण और विमान के एक्शन दृश्यों पर शोध करने के लिए पायलटों से बात की, जो कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों के कारण कोरियोग्राफ करना मुश्किल था। 123 हैमिल्टन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पहली ऐसी थी जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में एक्शन था। एनिमेटेड प्रीविजुअलाइजेशन ने ऐसे दृश्यों के दौरान कलाकारों की सहायता की। 92-93 बुडापेस्ट में विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक नील कॉर्बोल ने फिल्म का सबसे बड़ा सेट पीस बनाया। सेट 360 डिग्री घूमने में सक्षम था और 10 डिग्री पर पीछे और आगे झुक सकता था। यह 200 लीटर प्रति मिनट हाइड्रोलिक पंपों द्वारा संचालित था, साथ ही 1.5 मील से अधिक हाइड्रोलिक होज भी थे। बड़े सेट को समायोजित करने के लिए साउंड स्टेज के कंक्रीट के फर्श में एक गड्ढा खोदा जाना था, जिसे डिजाइन करने में लगभग 5 महीने और बनाने में 5 महीने लगे। सेट 60 फीट लंबा था, जो वास्तविक C5 धर की आधी लंबाई थी, और इसमें बाद में जोड़े जाने वाले पोस्ट प्रोडक्शन प्रभावों के लिए एक छोर पर एक ब्लू स्क्रीन थी। घूमने वाले सेट ने दृश्य के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण की भावना को प्राप्त करने में मदद की और सेट ने कैमरा क्रू सदस्यों को खुद को अंदर बांधने की भी अनुमति दी। डेविस ने कहा कि फिल्म की शूटिंग शारीरिक आवश्यकताओं के कारण अब तक की सबसे कठिन चीज थी। 134 एक दृश्य में C5 विमान से एक हमवी को गिरते हुए दिखाया गया है, जिसमें ग्रेस को इसे सुरक्षित रूप से उतारने के लिए वाहन के पैराशूट खोलने पड़ते हैं। डेविस को दृश्य करने के लिए तारों से लटकाया गया था, जिसे बुडापेस्ट में फिल्माया गया था। 135 एक अंडरवाटर एक्शन सीन को शूट करने में कई सप्ताह लग गए और इसमें हैमिल्टन और रेस को पानी के टैंक में डुबोना शामिल था। 92 दृश्य में सारा और दानी को हमवी के बांध से पानी में गिरने के बाद उसके अंदर दिखाया गया है। दृश्य को एक बड़े ब्लू स्क्रीन स्टेज से घिरे टैंक में शूट किया गया था, जिस पर बाहरी वातावरण को दर्शाया गया था। दृश्य के लिए शूटिंग का प्रत्येक दिन शाम से सुबह तक 12 घंटे की अवधि में हुआ। एक अन्य दृश्य में T-800 और रेव 9 को पानी के नीचे लड़ते हुए दिखाया गया है। 136 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 351 आलोचकों की 70% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.2/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, टर्मिनेटर डार्क फेट अपने तत्काल पूर्ववर्तियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही इसमें फ्रैंचाइज की सर्वश्रेष्ठ किस्तों की रोमांचकारी मारक क्षमता का अभाव हो। 194 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 51 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 54 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 195 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जो इसके 3 तत्काल पूर्ववर्तियों के समान स्कोर था, जबकि पोस्टट्रैक ने इसे 78% का समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 51% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 51 हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि कुल मिलाकर आलोचक डार्क फेट को लेकर सतर्क रूप से उत्साहित थे, हालांकि बार बार यह अनुशंसा देखना एक अजीब सी बात है कि यह श्रृंखला की आसानी से तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 196 द रैप के विलियम बिबियानी ने लिखा कि क्या टर्मिनेटर
डार्क फेट इस कहानी का आखिरी अध्याय है। यह बिल्कुल नई फ्रेंचाइज का पहला, अभी के लिए अप्रासंगिक है। फिल्म किसी भी तरह से काम करती है। पहली 2 फिल्मों की कहानी को एक संतोषजनक निष्कर्ष पर ले जाती है, जबकि क्लासिक कहानी को रोमांचक नए तरीकों से उत्साहित नए दर्शकों के सामने फिर से पेश करती है। यह एक शानदार ब्लॉकबस्टर है और फॉर्म में वापसी का स्वागत है। 197वें वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को टर्मिनेटर 2 के बाद पहली महत्वपूर्ण टर्मिनेटर सीक्वल कहा और लिखा कि टर्मिनेटर डार्क फेट एक ऐसी फिल्म है जो आपको इसके पैमाने और दृश्य प्रभावों से प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म भी है जो अच्छे और संतुष्टिदायक तरीकों से स्मार्ट तरीके से पैक किए गए लोडाउन जॉनर थ्रिलर क्लासिकिज्म की ओर लौटती है, जिसने मूल टर्मिनेटर को उसकी किक दी थी। 53 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा दी और इसे एक मरणासन अवधारणा से राजस्व प्राप्त करने के अंतिम प्रयास में मूर्खों द्वारा गढ़ा गया, बताया। कथानक का कोई मतलब नहीं है। मल्टीवर्स दादा के रूप में समय यात्रा। इससे भी बदतर, यह उन संघर्षों को निरर्थक बना देता है जिन्होंने फ्रेंचाइज की पहली 2 फिल्मों को एक महाकाव्य आयाम दिया था। 198वें कॉमन सेंस मीडिया के जेफरी एम. एंडरसन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। यह छठी टर्मिनेटर फिल्म पिछले 3 बेकार सीक्वल की घटनाओं को मिटा देती है, लेकिन खुद को आधा मिटा हुआ महसूस करती है। यह एक बार की शानदार हिट की एक नीरस, फीकी, अप्रासंगिक कार्बन कॉपी की तरह है। 199वें रोजरिबर्ट.com की क्रिस्टी लेमायर ने डार्क फेट को 4 में से 2 स्टार दिए, यह तर्क देते हुए कि यह खाली प्रशंसक सेवा से ग्रस्त है और हैमिल्टन बेहतर की हकदार है, जैसा कि उनकी सहायक महिला कलाकार है। 200 इंडीवायर के डेविड एलिच ने हैमिल्टन के प्रदर्शन और फिल्म में उनके फरलोंग और श्वार्ज़नेगर की युवावस्था की डिजिटल पुनर्रचना की प्रशंसा की, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि यह दर्दनाक रूप से सामान्य एक्शन फिल्म साबित करती है कि टर्मिनेटर फ्रेंचाइज अप्रचलित है। 201 द वर्ज की ताशा रॉबिन्सन ने कहा कि कुछ युद्ध दृश्य स्पष्ट रूप से और साफ सुथरे ढंग से मंचित किए गए हैं, जबकि अन्य CGI ब्लर और मेले एक्शन से भरे हुए हैं, और यहाँ तक कि सबसे बुनियादी कौन कहाँ है और क्या वे मर गए हैं तरह से भी उनका अनुसरण करना मुश्किल है। और जब डार्क फेट यह समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, तो यह अपने प्रदर्शन को एक आत्ममहत्वपूर्ण, शांत, अनाड़ी तरीके से प्रस्तुत करता है, जैसे कि दर्शकों को सबसे बुनियादी कथानक के खुलासे से आश्चर्यचकित होना चाहिए। 202 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने इसे 5 में से 2 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि टर्मिनेटर फ्रेंचाइज अपनी छठी फिल्म के साथ एक बार फिर रोबोट की तरह सामने आई है। यह बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, न केवल खुद को दोहराएगी बल्कि किसी तरह दोहराव को दोहराएगी। जबकि उन्होंने लिखा कि हैमिल्टन को एक मजबूत भूमिका मिलते देखना अच्छा था। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि उसे डेविस के सामने अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने यह लिखकर निष्कर्ष निकाला, यह छठा टर्मिनेटर निश्चित रूप से अंतिम होना चाहिए। फिर भी टर्मिनेटर कहानी की प्रकृति का मतलब है कि अस्तित्व के घेरे में चक्कर लगाना क्षेत्र के साथ आता है। 203 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए, इसे उबाऊ पुनरावृत्ति और जजमेंट डे की तरह कहा। हालांकि उन्होंने लिंडा हैमिल्टन की वापसी का स्वागत किया, प्रभावशाली रूप से प्रभावी मैकेंजी डेविस और नतालिया रेस की जीतने वाली स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की। 204 मैशेबल की एंजी हां ने फिल्म को निराशाजनक पाया और इसका शीर्षक काफी उपयुक्त था। डार्क फेट को कुछ भी बनाने के लिए बहुत ही पतले ढंग से स्केच किया गया है। यह टर्मिनेटर मूवी की तरह लगता है, जिसे टर्मिनेटर मूवी बनाने के लिए डिजाइन की गई मशीन द्वारा बनाया गया है। वास्तव में फ्रेंचाइजी के लिए एक डार्क फेट। 205 फिल्म में एक दृश्य शामिल है जहां पात्रों को मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक हिरासत केंद्र में रखा जाता है। मिलर ने कहा कि यह सीमा से संबंधित अप्रवासी मुद्दों पर एक सामाजिक टिप्पणी या राजनीतिक बयान के रूप में नहीं था। 34, 38, 137 यह बताते हुए कि दृश्य कहानी का एक स्वाभाविक विकास था। उन्होंने कहा, मैंने वहां एक रेखा चलने की कोशिश की क्योंकि यह एक भयानक स्थिति है, लेकिन मैं सीमा रक्षकों को बदनाम नहीं करना चाहता था। वे नौकरी करने वाले लोग हैं। सिस्टम ही समस्या है। और यहाँ तक कि इसे करने का विकल्प भी वास्तव में एक बयान नहीं था।
यह वास्तव में हमारे द्वारा कहानी की शुरुआत मध्य मैक्सिको में रखने और फिर यात्रा करने का एक कार्य था। 34, 92, 138, लूना ने कहा, हम कोई खुला राजनीतिक रुख नहीं अपनाते हैं। हम आपको बस दिखाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और आप इसे जैसे चाहे वैसे प्राप्त करते हैं। 138, हिरासत केंद्र के दृश्य जुलाई 2018 में हंगरी के शहर कोमारो में एक पुराने नोकिया कारखाने में फिल्माए गए थे। 123, 139, 140, जुलाई 2018 के अंत में श्वार्ज़नेगर ने बुडापेस्ट में दृश्यों का फिल्मांकन शुरू किया। 141, सितंबर 2018 में केस्केमेट में एक मर्सिडीज बेंज कारखाने में फिल्मांकन हुआ। 110, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्मांकन अक्टूबर के मध्य में शुरू होने वाला था। 110, कार्ल का केबिन खरोंच से बनाया गया था। जबकि फिल्म निर्माताओं को आसपास के दृश्य पसंद आए, उन्होंने एक पिछले घर को अस्वीकार कर दिया जो कि किसी अन्य उत्पादन के लिए संपत्ति पर बनाया गया था, इसलिए नए घर के निर्माण के लिए इसे तोड़ दिया गया। 123, श्वार्ज़नेगर ने 28 अक्टूबर 2018 को फिल्मांकन पूरा किया। 142, नवंबर 2018 की शुरुआत में फिल्मांकन पूरा हुआ। 111, डाक उत्पादन, कैमरून, जो एक फिल्म संपादक के रूप में भी काम करते हैं, टर्मिनेटर, डार्क फेट के संपादन में भारी रूप से शामिल थे। उन्होंने 2019 की शुरुआत में फिल्म का एक रफ कट देखा और मिलर को नोट्स दिए कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए और उन्हें लगा कि इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फिल्म रफ कट से काफी बदल गई। 37, फिल्म का प्रारंभिक कट, जिसे असेंबली कट के रूप में जाना जाता है, 2 घंटे और 50 मिनट का था। मिलर का निर्देशक का कट फिल्म के अंतिम रन टाइम के करीब था। निर्देशक के कट से 3 या 4 मिनट हटा दिए गए, जिसमें कुछ दृश्य भी शामिल थे। कुछ दृश्यों की छंटाई भी की गई, जिसमें पानी के नीचे की लड़ाई और C-5 हवाई जहाज पर सवार दृश्य शामिल है। 143, अपने निर्देशक के कट में मिलर ने कहा कि उन्होंने बहुत सी चीजें हटा दी पूरे प्रोजेक्ट पर पूर्ण नियंत्रण की कमी के कारण। मिलर ने कहा कि वह संभवतः कैमरून के साथ फिर से काम नहीं करेंगे, हालांकि दोनों ने अच्छे संबंध बनाए रखे। 63, फिल्म का अंतिम कट 128 मिनट तक चलता है। 144, निर्माण के अंतिम चरण में एक समय पर मिलर ने फिल्म में बाद में ओपनिंग सीन रखने पर विचार किया, जब सारा मोटल के कमरे में ग्रेस और डैनी को जॉन की मौत के बारे में बता रही होती है। हालांकि मिलर ने कहा कि इस संरचना ने वास्तव में नकारात्मक तरीके से बहुत सारी चीजों को बदल दिया और उन्होंने अंततः इसे ओपनिंग सीन के रूप में रखने का फैसला किया ताकि दर्शकों को चौंका कर फिल्म की शुरुआत की जा सके। 74, ओपनिंग सीन मूल रूप से लंबा था क्योंकि इसमें सारा और जॉन के बीच संवाद था। इसे अंतिम फिल्म से काट दिया गया क्योंकि कैमरून और मिलर का मानना था कि जब किरदार बोलते हैं तो दृश्य प्रभाव ठीक नहीं होते। 66, 104, एक और हटाए गए सीन में इस बारे में अधिक विस्तार से बताया गया कि कार्ल को भविष्य से आने वाले अन्य टर्मिनेटर के बारे में कैसे पता चला। कैमरून द्वारा लिखे गए इस सीन में बताया गया कि कार्ल ने आगमन को ट्रैक करने के लिए एक सेल फोन ऐप बनाया जो सेल फोन सिग्नल को बाधित करता है। सीन को हटा दिया गया क्योंकि इसे बाकी सीक्वेंस की तुलना में बहुत हास्यप्रद माना गया, जिसमें एक गंभीर लहजा है क्योंकि इसमें सारा अपने बेटे के हत्यारे से मिलती है। 70, रेव 9 के साथ कार्ल की अंतिम लड़ाई से एक शॉट हटा दिया गया था जिसमें कार्ल की बाह से मांस को चीरते हुए दिखाया गया था। मिलर ने कहा, हमें घिनौने और भयानक के बीच की रेखा पर चलना था और उन्होंने हाथ की त्वचा को झटकेदार के एक बड़े टुकड़े की तरह लटकते हुए के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, यही वह जगह है जहां हमने रेखा खींची। 145, फिल्म में 2600 दृश्य प्रभाव शॉट है और इसे एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का उपयोग करके संपादित किया गया है। 146, दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM और स्कैनलाइन VFX द्वारा प्रदान किए गए थे, जिनकी देखरेख एलेक्स वांग, डेविड सीगर, आरेक कोमोरोवस्की ने की थी। एरिक बार्बा ब्लर स्टूडियो, डिजिटल डोमेन, मेथड स्टूडियो, यूनिट इमेज, रिबेलियन VFX, मैमल स्टूडियो, यूनिवर्सल प्रोडक्शन पार्टनर्स UPP। 147, वेटा डिजिटल। 148, लेस एंड्रॉयड एसोसिएट्स, द थर्ड फ्लोर इंक और कैंटीना क्रिएटिव की मदद से प्रोडक्शन सुपरवाइजर थे। 149, ILM शुरू में दृश्य प्रभावों पर काम करने वाली एकमात्र कंपनी होने जा रही थी,
लेकिन फिल्म पर किए जाने वाले काम की मात्रा के कारण अन्य को लाया गया। थर्ड फ्लोर ने कुछ प्रीविजुअलाइजेशन को संभाला। 150 कंपनी ने एक सैन्य अड्डे का एक स्थापित शॉट और सीमा पार करने के दौरान कई शॉट्स भी बनाए। 151 ब्लर स्टूडियो ने ऐसे दृश्यों को संभाला जो एक सैनिक के रूप में ग्रेस के भविष्य को दर्शाते हैं। 123 ILM ने शुरुआती दृश्य में डीएजिंग को संभाला। 118 ILM के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर जेफ व्हाइट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्रों के चेहरे यथार्थवादी दिखे और टर्मिनेटर 2 जैसी ही समानताएं हों, दृश्य में बहुत काम किया गया। 150 डिजिटल हेडशॉट्स देखने के बाद श्वार्ज़नेगर ने ILM टीम को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसने उनके चरित्र के चेहरे की हरकतों को सही करने के लिए सूक्ष्म समायोजन किए। ILM टीम ने रेव 9 के लिक्विड मेटल इफेक्ट भी बनाए। टीम ने टाइमलैप्स फोटोग्राफी का अध्ययन किया जिसमें शैवाल और कवक की वृद्धि को दर्शाया गया था और इसने लिक्विड मेटल हरकतों को प्रेरित किया। 152 फरवरी 2019 में कैमरून के अनुसार फिल्म का वर्किंग टाइटल टर्मिनेटर डार्क फेट था। 153 अगले महीने फिल्म के आधिकारिक शीर्षक के रूप में इसकी पुष्टि की गई। 154 संगीत और साउंड ट्रैक। मुख्य लेख टर्मिनेटर डार्क फेट साउंड ट्रैक। टॉम होल्केनबॉर्ग ने फिल्म का स्कोर तैयार किया। डेडपूल में उनके सहयोग के बाद निर्देशक टिम मिलर के साथ फिर से जुड़ गए। 155 होल्केनबॉर्ग ने ब्रैड फिडेल के मूल टर्मिनेटर थीम को फिर से बनाया, जबकि दानी रामोस की जातीयता को दर्शाने के लिए लैटिनो तत्वों को भी पेश किया। उन्होंने स्कोर की रचना करते समय लगभग 15 उपकरणों का इस्तेमाल किया और निहाई की आवाज़ और वॉशिंग मशीन की आवाज़ का भी इस्तेमाल किया। अपने स्कोर को फिडेल की तुलना में बहुत अधिक आक्रामक बताया। 156 साउंड ट्रैक को पैरामाउंट म्यूजिक द्वारा 1 नवंबर 2019 को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। मुक्त करना। विपणन। लिंडा हैमिल्टन, नतालिया रेस, डिएगो बोनेटा, मैकेंजी डेविस, गैब्रियल लूना और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर मंच पर एक मेज पर बैठे हुए। डार्क फेट के कलाकार 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म का प्रचार करते हुए। हैमिल्टन, डेविस और रेस को दिखाने वाली पहली लुक वाली प्रचार छवि अगस्त 2018 में जारी की गई थी। यह उन टिप्पणियों का विषय था जिसमें टर्मिनेटर और जॉन कॉनर की अनुपस्थिति की आलोचना की गई थी और महिला कलाकारों पर इसके फोकस के लिए इसे प्रतिक्रिया मिली थी। 157 158 159 फिल्म का एक टीजर ट्रेलर 23 मई 2019 को जारी किया गया था। 160 जिसमें जॉन मार्क मैकमिलन द्वारा प्रस्तुत ब्योर्क के हंटर का एक कवर संस्करण है। 161 162 फिल्म के नाटकीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेलर 29 अगस्त 2019 को जारी किए गए थे। 163 164 ट्रेलरों की रिलीज की तारीख ने दूसरी फिल्म में दी गई मूल जजमेंट डे की सालगिरह को चिह्नित किया। 165 अंतिम महीनों में अभियान ने फिल्म के एक्शन और विशेष प्रभावों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। प्रचार भागीदारों में एडोब इंक और रफल्स शामिल थे। 166 सितंबर 2019 में एडोब और पैरामाउंट पिक्चर्स ने लोगों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की, जिसमें उन्हें एडोब सॉफ्टवेयर और फिल्म की संपत्तियों का उपयोग करके ट्रेलर का अपना रीमिक्स संस्करण बनाना था। 167 अक्टूबर 2019 की शुरुआत में जोकर की आईमैक्स स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म का संक्षिप्त फुटेज दिखाया गया था। मिलर और कलाकार फिल्म को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक प्रेस टूर पर गए और हैमिल्टन ने 21 अक्टूबर 2019 को सियोल में एक प्रीमियर कार्यक्रम में भाग लिया। 166 फिल्म में श्वार्ज़नेगर के किरदार के पास एक वैन है जिसके किनारे पर कार्ल्स ड्रेप्रीज 8885121984 का विज्ञापन लिखा है। यह नंबर एक वास्तविक फ़ोन नंबर था जिसे डायल करने पर काल के रूप में श्वार्ज़नेगर की रिकॉर्डिंग बजती है। यह नंबर 12 मई 1984 को संदर्भित करता है, वह तारीख जिस पर काइल रीच पहली फिल्म में समय यात्रा करता है। 168 169 थिएट्रिकल टर्मिनेटर डार्क फेट को यूरोप में 23 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था। 170 और इसे 1 नवंबर 2019 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में और 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। 171 172 19 अक्टूबर 2019 को अलामो द्राफ्टहाउस सिनेमा ने 15 सिनेमाघरों में फिल्म की आश्चर्यजनक स्क्रीनिंग की मेजबानी की, जिसे टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991
की स्क्रीनिंग के रूप में प्रच्छन्न किया गया। 173 संयुक्त राज्य अमेरिका में टर्मिनेटर डार्क फेट का प्रीमियर कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2019 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में TCL चीनी थिएटर में आयोजित किया जाना था, लेकिन पास के जंगल की आग के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। 174 175 होम मीडिया टर्मिनेटर डार्क फेट को 14 जनवरी 2020 को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। इसके बाद 28 जनवरी को 4K अल्ट्रा HD, ब्लूरे और DVD पर इसका होम वीडियो रिलीज किया गया। 176 होम वीडियो रिलीज के साथ कई हटाए गए दृश्य शामिल किए गए थे, जिसमें एक वह भी शामिल है जिसमें सारा को पता चलता है कि कार्ल ने एलिसिया को उसके अतीत और एक हत्या मशीन के रूप में उसकी असली प्रकृति के बारे में बता दिया है। 177 एक अन्य दृश्य में ग्रेस और दानी द्वारा उसका वाहन चुराने के बाद सारा हाईवे पर एक आदमी का वाहन हाईजैक कर लेती है। 178 एक अन्य दृश्य में पात्रों पर सीमा की ओर यात्रा करते समय गार्डों द्वारा हमला किया जाता है। 179 एक हटाए गए दृश्य में ग्रेस खुद को एक वृद्ध दानी के पास अतीत में भेजने के लिए स्वेच्छा से पेश होती है। 70 180 स्वागत बॉक्स ऑफिस टर्मिनेटर डार्क फेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $62.3 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $198.9 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $261.1 मिलियन की कमाई हुई। 181 185 से $196 मिलियन के बीच के प्रोडक्शन बजट और मार्केटिंग और वितरण पर खर्च किए गए अतिरिक्त 80-100 मिलियन के साथ शुरुआती अनुमानों में कहा गया था कि फिल्म को दुनिया भर में $450 मिलियन से अधिक की कमाई करने की जरूरत है। 51 182 फिल्म ने पैरामाउंट, स्काईडांस और अन्य स्टूडियो को $122.6 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। 183 अपने निराशाजनक शुरुआती सप्ताहांत के बाद इसे बॉक्सऑफिस बम करार दिया गया। 184 185 और यह 2019 की दूसरी सबसे बड़ी बम बनकर समाप्त हुई। 183 घाटे के परिणामस्वरूप स्काईडांस के करीबी सूत्रों ने रिलीज के तुरंत बाद कहा कि फ्रेंचाइजी को जारी रखने की कोई योजना नहीं थी। 186 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डार्क फेट को हैरियट, आर्कटिक डॉग्स और मदरलेस ब्रुकलिन के साथ ही रिलीज किया गया था और शुरू में इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4086 थिएटरों से 40-47 मिलियन की कमाई होने का अनुमान था। 187 फिल्म ने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $2.35 मिलियन कमाए, जो कि 2015 में जेनेसिस द्वारा मंगलवार रात के पूर्वावलोकन से कमाए गए $2.3 मिलियन के बराबर था, लेकिन पहले दिन सिर्फ 10.6 मिलियन कमाने के बाद सप्ताहांत का अनुमान घटाकर $27 मिलियन कर दिया गया। यह $29 मिलियन से शुरू हुआ। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही, लेकिन यह मूल फिल्म मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार होने पर के बाद से श्रृंखला में सबसे कम ओपनिंग थी। 51 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 10.8 मिलियन कमाए, 63% गिरकर 5वें स्थान पर रही और फिर अपने तीसरे सप्ताहांत में $4.3 मिलियन कमाकर 11वें स्थान पर आ गई। 188 189 जर्मनी में फिल्म ने 1,32,500 दर्शकों के साथ शुरुआत की, जिसने इसे उस सप्ताह के चार्ट पर तीसरा स्थान दिया। 190 अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद के सप्ताहांत में फिल्म ने यूरोप और एशिया के देशों से $12.8 मिलियन की कमाई की, जिसे कम शुरुआत माना जाता है। 191 192 फिल्म को नवंबर 2019 के पहले सप्ताहांत में वैश्विक स्तर पर $125 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 52 इसके बजाय इसने केवल $101.9 मिलियन अनुमानों से 18% कम कमाए, जिसमें विदेशों में $72.9 मिलियन शामिल थे। जैसा कि अमेरिका में हुआ, फिल्म ने चीन में कम प्रदर्शन किया, जहां यह 40-50 मिलियन के अनुमान से काफी कम, केवल $28.2 मिलियन से खुली। 51 193 टर्मिनेटर डार्क फेट को 18वें विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में फोटोरियल या एनिमेटेड प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट विशेष व्यावहारिक प्रभावों के लिए नामांकन मिला। 2020 ड्रैगन अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन या फंतासी फिल्म के लिए नामांकन मिला। 221 इसे 2021 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए टॉक क्रिएट एडवर्टाइजिंग ग्रुप और सर्वश्रेष्ठ होम एंटरटेनमेंट एक्शन के लिए नॉन स्टॉप आस्पेक्ट रेशियो। 222 टर्मिनेटर
डार्क फेट को 2021 में सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैमिल्टन के लिए और सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 3 सैटर्न अवार्ड नामांकन मिले। 223, 224 अन्य मीडिया। वीडियो गेम। 2019 का वीडियो गेम गियर्स 5 खिलाड़ी को सारा कॉनर के रूप में खेलने की अनुमति देता है, जिसमें हैमिल्टन उसके चरित्र ग्रेस या T-800 टर्मिनेटर मॉडल की आवाज देते हैं। खेल 6 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। 225 T-800 मॉडल बाद में मॉर्टल कॉम्बैट 11 में एक डाउनलोड करने योग्य खेलने योग्य चरित्र था, जिसमें श्वार्ज़नेगर की समानता का उपयोग किया गया था, लेकिन चरित्र को आवाज देने वाले अभिनेता के बिना उसे श्वार्ज़नेगर के बजाय क्रिस कॉक्स ने आवाज दी थी। डाउनलोड करने योग्य सामग्री 8 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। 226, 227, 228 टर्मिनेटर डार्क फेट द गेम नामक एक मोबाइल गेम अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। 229 पीसी गेम टर्मिनेटर डार्क फेट डिफेंस स्काईडांस के सहयोग से स्लिथरीन सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित 230 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। 231 यह एक वास्तविक समय की रणनीति का खेल है जो जजमेंट डे के 10 साल बाद मनुष्यों और लीजन के बीच युद्ध के दौरान होता है। 232 233 खिलाड़ी लेफ्टिनेंट एलेक्स चर्च की भूमिका निभाता है, जो संस्थापकों के एक कमांडर है जो पूर्व अमेरिकी सैन्य कर्मियों से मिलकर बना एक समूह है। मल्टीप्लेयर मोड में 2 अन्य खेलने योग्य गुट है, मूवमेंट एक मानव प्रतिरोध संगठन और लीजन। 231 234 मेटाक्रिटिक के अनुसार गेम को मिश्रित या औसत समीक्षाएं मिली, जिसमें 100 में से 72 अंक मिले। 235 एम्पायर के एलेक्स एवार्ड ने टर्मिनेटर गेम की गुणवत्ता को असंगत पाया, लेकिन लिखा कि डार्क फेट डिफेंस अपने कसकर डिजाइन किए गए गेम प्ले के साथ शायद उस ऐतिहासिक रूप से कम बार को थोड़ा और ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। 236 आईजीएन के जॉन बोल्डिंग ने गेम की कठिनाई की आलोचना की। 237 खिलौने नेशनल एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स एसोसिएशन ने फिल्म पर आधारित एक्शन फिगर जारी किए और क्रॉनिकल कलेक्टिबल्स ने 18 इंच की T-800 प्रतिमा जारी की। 238 रद्द किए गए सीक्वल। जुलाई 2017 में एक नई टर्मिनेटर फिल्म 3 की योजना की घोषणा की गई थी। 48 उस वर्ष टर्मिनेटर डार्क फेट की कहानी पर काम करते समय कैमरून और लेखकों ने फिल्म को नई 3 में पहली फिल्म के रूप में देखा। उन्होंने प्रत्येक नियोजित फिल्म के लिए बुनियादी कहानियों पर भी काम किया। 41 59 60 239 अक्टूबर 2019 में कैमरून ने कहा कि टर्मिनेटर डार्क फेट के सीक्वल मनुष्यों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच के संबंधों का और अधिक पता लगाएंगे, जबकि उन्होंने कहा कि 2 झगड़ते पक्षों के बीच एक समाधान अंतिम परिणाम होगा। 239 240 उस महीने श्वार्ज़नेगर ने कहा कि कैमरून टर्मिनेटर डार्क फेट सीक्वल लिखेंगे और कैमरून 2020 की शुरुआत में अगली फिल्म पर काम शुरू करेंगे, जो 2022 में रिलीज होगी। 241 हालांकि टर्मिनेटर डार्क फेट की घटनाओं ने श्वार्ज़नेगर के T-800 चरित्र को अस्तित्व से मिटा दिया, कैमरून ने श्वार्ज़नेगर द्वारा चरित्र को फिर से निभाने की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, देखिए, अगर हम इस फिल्म डार्क फेट से ढेर सारा पैसा कमाते हैं और कार्ड कहते हैं कि उन्हें अर्नोल्ड पसंद है, तो मुझे लगता है कि अर्नोल्ड वापस आ सकते हैं। मैं एक लेखक हूँ। मैं परिदृश्यों के बारे में सोच सकता हूँ। हमारे पास अभी इसके लिए कोई योजना नहीं है। मैं इसे इस तरह से रखूंगा। 37 हैमिल्टन ने अक्टूबर 2019 में कहा कि वह शायद एक सीक्वल के लिए अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 242 हालांकि उन्होंने मजाक में कहा कि वह इसमें दिखाई देने से बचने के लिए अपनी खुद की मौत का नाटक करेंगी। उन्होंने कहा कि टर्मिनेटर डार्क फेट बनाना वास्तव में कठिन था क्योंकि उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। 243 244 अप्रैल 2024 में हैमिल्टन ने पुष्टि की कि वह भूमिका के साथ समाप्त हो गई थी। 245 बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन के बाद स्काईडांस के नज़दीकी सूत्रों ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि आगे की फिल्मों की कोई योजना नहीं है। 186 जून 2020 में स्टार मैकेंजी डेविस ने व्यक्त किया, मुझे फिल्म वाकई बहुत पसंद आई और हमने जो किया उस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर
इसकी कोई मांग नहीं थी और यह सोचना कि 7वीं फिल्म की मांग होगी काफी पागलपन है। आपको बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दर्शक क्या चाहते हैं। 246 बाद में दिसंबर में डेविस ने खुलासा किया कि 7वीं फिल्म डार्क फेट की सीक्वल नहीं होगी, बल्कि टर्मिनेटर साल्वेशन के समान भविष्य के युद्ध में ग्रेस के वैकल्पिक समयरेखा संस्करण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक स्पिन ऑफ होगी और इसमें श्वार्ज़नेगर नहीं होंगे। 247 रीबूट। अधिक जानकारी टर्मिनेटर फ्रैंचाइज फ्यूचर। बाद में मई 2023 में बताया गया कि कैमरून टर्मिनेटर रीबूट के लिए एक स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे। 248 फिल्म के मिश्रित स्वागत के बारे में टिम मिलर का मानना था कि पिछली 3 फिल्मों से निराश होने के बाद कुछ दर्शकों को यह फिल्म नापसंद करने की आदत थी। उन्होंने कहा कि कुछ दर्शक इससे नफरत करते हैं क्योंकि यह छठी फिल्म है और हॉलीवुड को मूल फिल्में बनानी चाहिए और फ्रेंचाइजी को दोहराना नहीं चाहिए। 38 मिलर ने बाद में 2022 में एक और अधिक स्पष्ट मूल्यांकन दिया। टर्मिनेटर एक दिलचस्प फिल्म है, लेकिन शायद हमने इसे पर्याप्त रूप से एक्सप्लोर कर लिया है। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गया था कि अगर मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा जिसे मैं देखना चाहता हूं, तो यह अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं गलत था। यह उन बकवास यूरेका क्षणों में से एक था क्योंकि फिल्म बुरी तरह से विफल हो गई। 206 जेम्स कैमरून ने 2022 में डार्क फेट पर विचार किया। मैं वास्तव में फिल्म से काफी खुश हूं। मुझे लगता है कि समस्या, और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं, यह है कि मैंने अर्नोल्ड के बिना इसे करने से इनकार कर दिया और फिर टिम लिंडा को चाहते थे। मुझे लगता है कि जो हुआ वह यह है कि मुझे लगता है कि फिल्म लिंडा के साथ बच सकती थी। मुझे लगता है कि इसमें अर्नोल्ड के साथ बच सकती थी, लेकिन जब आप इसमें लिंडा और अर्नोल्ड डालते हैं और फिर आप जानते हैं वह 60 कुछ है, वह 70 कुछ है, अचानक यह आपकी टर्मिनेटर फिल्म नहीं थी, यह आपके पिता की टर्मिनेटर फिल्म भी नहीं थी, यह आपके दादा की टर्मिनेटर फिल्म थी। और हमने यह नहीं देखा। यह सिर्फ हमारी अपनी मायोपिया थी। हम अपनी आपूर्ति पर थोड़ा अधिक हो गए और मुझे लगता है कि यही सबक है। 207 श्वार्ज़नेगर ने 2023 में एक साक्षात्कार में फ्रैंचाइज के बारे में एक स्पष्ट मूल्यांकन भी दिया। पहली 3 फिल्में शानदार थीं। चौथी साल्वेशन में मैं नहीं था क्योंकि मैं गवर्नर था। फिर 5वीं जेनेसिस और छठी डार्क फेट, जहां तक मेरा सवाल है, सौदा पक्का नहीं कर पाईं। हम पहले से ही यह जानते थे क्योंकि वे अच्छी तरह से लिखी नहीं गई थीं। 208 जॉन कॉनर का भाग्य। फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की मौत की आलोचकों और प्रशंसकों दोनों ने आलोचना की थी। 209 210 news.abcbn.com के फ्रेड हॉसन ने लिखा कि इस फिल्म में जॉन कॉनर को जल्दी खोने का फैसला करने से पहली 2 क्लासिक टर्मिनेटर फिल्मों का भावनात्मक दिल भी धड़कना बंद हो गया। 211 रिचर्ड रोपर ने तर्क दिया कि जॉन कॉनर को मारने से पिछली 2 फिल्मों की स्थापना बर्बाद हो गई। भले ही डार्क फेट ने श्रृंखला की तीसरी, चौथी और 5वीं प्रविष्टियों को एक असहाय पुलिस वाले को खत्म करने वाले टर्मिनेटर की तरह किनारे कर दिया हो, लेकिन यह पहली फिल्म और फॉलोअप, जो अब तक के 2 या 3 सबसे महान सीक्वल में से एक है, के प्रभाव को भी कम करता है। सबसे पहले वे जॉन कॉनर के चरित्र को लगभग आकस्मिक तरीके से हटा देते हैं। 204 इनवर्स के कोरी प्लांटे, जो टर्मिनेटर 2 में फरलोंग के चरित्र चित्रण के आलोचक थे, फिर भी उनके चरित्र की मृत्यु को अप्रिय मानते हैं। हर पिछली टर्मिनेटर फिल्म का केंद्र बिंदु वह चरित्र भी युवा लड़का जिससे मैं बचपन से ही बेवजह नफरत करता था मर चुका था। कहने की जरूरत नहीं कि इसने मुझे झकझोर कर रख दिया। 212 उन्होंने यह भी पाया कि उन्हें नए नायकों से बदलने से पिछली फिल्मों में स्थापित कॉनर्स का महत्व कम हो गया। वह भविष्य जिसने सारा कॉनर को महत्वपूर्ण बनाया, जॉन के साथ ही खत्म हो गया और अब नए नायकों के साथ एक नई टर्मिनेटर कहानी है, जिससे ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी बार स्काईनेट या इसकी अगली पुनरावृत्ति किसी को मारने के लिए समय में पीछे एक हत्या रोबोट भेजे, हमेशा एक नया नायक उभरने का इंतजार कर रहा होगा। 212 चीट शीट के रॉबर्ट यानिस जूनियर ने इस मोड़ को अकल्पनीय बताया। एक पल में फ्रैंचाइज का पूरा सार जॉन के नेतृत्व में मानव प्रतिरोध दूर हो जाता है। 213 कोलाइडर के मैट गोल्डबर्ग को लगा कि शुरुआत ने टर्मिनेटर 2 की विरासत को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, क्योंकि यह निरर्थक है। इसके बाद से प्रत्येक सीक्वल ने जजमेंट डे के अंत को कम कर दिया है, क्योंकि कहानी को जारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टूडियो को पैसा पसंद है और वे इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन टर्मिनेटर
डार्क फेट अब तक का सबसे खराब अपराधी हो सकता है, क्योंकि इसका प्रस्तावना सीधे T2 का अनुसरण करता है, और कथा को जारी रखने का क्या मतलब है, इस पर विचार करने के बजाय शॉक वैल्यू पर जाता है। 214 सीनेट के रिचर्ड ट्रेनहोम को लगा कि शुरुआती मोड़ ने डार्क फेट के साथ सभी गलत चीजों को समेट दिया है। उम्र कम करने वाले पात्रों को देखने का आनंद तुरंत ही शर्मनाक हो जाता है, क्योंकि यह प्रस्तावना एक प्रमुख चरित्र को इस तरह से मारकर टर्मिनेटर 2 को कमजोर करती है कि यह मूर्खतापूर्ण लगता है। 215 डिजिटल स्पाई के इयान सैंडवेल ने सुझाव दिया कि यह मोड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, यह देखते हुए कि अन्य फिल्मों में जॉन कॉनर केवल अन्य पात्रों को प्रेरित करने और कथानक को गति देने के लिए मौजूद है, और भविष्य के नेता के रूप में जॉन की भूमिका स्काईनेट के खात्मे के माध्यम से पहले ही बेमानी हो चुकी है। 209 विवादास्पद दृश्य के बारे में फरलांग ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और भविष्य की फिल्म में पूरी भूमिका को फिर से निभाने की उम्मीद जताई। 216 लिंडा हैमिल्टन ने भी अपनी राय व्यक्त की कि यह दृश्य प्रशंसकों को परेशान करेगा, क्योंकि वह जॉन को फ्रेंचाइजी का असली मुख्य नायक मानती थीं। 217 निक स्टाहल, जिन्होंने टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स में जॉन की भूमिका निभाई थी, ने भी संभावित 7वीं फिल्म में भूमिका को फिर से निभाने में रुचि व्यक्त की। 218 स्क्रीन रेंट के कैथल गनिंग ने एलियन 3 में न्यूट और कॉर्पोरल ड्वेन हिक्स की मौतों के साथ शुरुआती दृश्य में जॉन कॉनर को मारने के फैसले के बीच समानता का उल्लेख किया, जिसकी कैमरून ने आलोचना की थी, जिन्होंने पिछली फिल्म एलियंस का निर्देशन किया था। डेविड सैमुअल गोयर, जन्म 22 दिसंबर 1965, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, उपन्यासकार और कॉमिक बुक लेखक है। उन्हें कई सुपरहीरो फिल्मों की पटकथा और कहानियां लिखने के लिए जाना जाता है, जिनमें निक फ्यूरी, एजेंट ऑफ शील्ड 1998, ब्लेड ट्रिलॉजी 1998 से 2004, क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी 2005 से 2012, मैन ऑफ स्टील 2013 और बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 शामिल है। उन्होंने 4 फिल्मों का निर्देशन भी किया है: जिग जैग 2002, ब्लेड, ट्रिनिटी 2004, द इनविजिबल 2007 और द अनबॉर्न 2009। वह साइंस फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला फाउंडेशन के निर्माता है, जो इसहाक असिमोव द्वारा लिखित फाउंडेशन श्रृंखला पर आधारित है। गोयर वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स 2 और कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के सहलेखक थे। उन्होंने बैटमैन बिगिंस 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सैटर्न पुरस्कार जीता और डार्क सिटी के लिए एक और नामांकन प्राप्त किया, और उन्हें 4 ह्यूगो पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। प्रारंभिक जीवन। गोयर और उनके भाई जेफ का जन्म मिशिगन के एन आर्बर में हुआ था, और उनकी परवरिश उनकी मां ने की थी। वह अपनी मां की तरफ से यहूदी है और हिब्रू स्कूल में पढ़े हैं। 1, 2, 3 गोयर ह्यूरन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने 1988 में स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन से स्नातक किया है। 4 गोयर यूएससी में पटकथा लेखक नेल्सन गिडिंग के छात्र थे और अक्सर अतिथि वक्ता के रूप में गिडिंग की कक्षा में लौटते थे। उन्होंने 1988 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1989 में डेथ वारंट के लिए अपनी पहली पटकथा बेची, जिसमें जीन क्लाउड वैन डेम ने अभिनय किया था। अपने पहले वेतन से उन्होंने एक इसुजू ट्रूपर खरीदा, जो पहली रात चोरी हो गई जब उन्होंने इसे घर ले जाया। 5 आजीविका। एक घोषित कॉमिक बुक कट्टरपंथी। 6 जो अक्सर पत्र कॉलम लिखते थे। 7 गोयर ने बैटमैन, सुपरमैन, घोस्ट राइडर और ब्लेड सहित कॉमिक बुक पात्रों और श्रृंखलाओं पर आधारित कई पटकथाएं लिखी है या सहलिखी है। 8 और वेनोम के एक फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा उपचार लिखा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। गोयर ने डीसी कॉमिक्स के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका पर आधारित एक शीर्षक लिखा था जिसका शीर्षक जेएसए था, जो अगस्त 1999 में शुरू हुआ था। पहले 5 मुद्दों के लिए उन्होंने जेम्स रॉबिन्सन के साथ सहयोग किया और 51 अंक के बाद उनके जाने तक जोफ जॉन्स के साथ, जो एकल लेखक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ब्रैनन ब्रागा के साथ गोयर ने फ्लैश फॉरवर्ड का सहनिर्माण किया। 5 फरवरी 2010 को गोयर ने घोषणा की कि वह फीचर फिल्मों और निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्लैश फॉरवर्ड के शोरूनर के पद से हट जाएंगे। गोयर की कॉमिक बुक फिल्में एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बनने के परिणामों का पता लगाती है,
एक विषय जिसमें वह लंबे समय से रुचि रखते थे। 7. 2011 में गोयर ने द इंसिडेंट नामक एक लघु कहानी लिखी जिसमें सुपरमैन अपनी संयुक्त राज्य की नागरिकता त्याग देता है। 9. गोयर ने लीजेंडरी पिक्चर्स के साथ उनके 3 प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने द डार्क नाइट राइज 2012 और मैन ऑफ स्टील 2013 की पटकथाएं सह लिखी। इसके अलावा उन्होंने लीजेंडरी पिक्चर्स के गॉडजिला रीबूट के लिए एक चरण 4 सप्ताह का पुनर्लेखन किया। उसी वर्ष के दौरान गोयर ने अपना पहला उपन्यास हेवेंस शैडो प्रकाशित किया, जो एस पेंगुइन के लिए माइकल कैसट द्वारा सहलिखित त्रयी में पहला था। अक्टूबर 2011 के अंत में केबल चैनल स्टारज और बीबीसी वर्ल्ड वाइड ने उनके टीवी प्रोजेक्ट दा विंचीज डेमन्स को हरी झंडी दे दी, जो 25 वर्षीय लियोनार्डो दा विंची के जीवन पर आधारित था। गोयर के अनुसार यह गुप्त इतिहास, प्रतिभा, पागलपन और सभी अपवित्र चीजों के बारे में एक शो होगा। 11. यह शो 3 सीजन तक चला और इसे आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली, जिसमें रॉटन टोमाटोज से 81% रेटिंग भी शामिल थी। 12. मार्च 2013 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि गोयर एलेक्जेंडर डुमास के उपन्यास काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। 13. जून 2013 में उन्हें जस्टिस लीग और मैन ऑफ स्टील के सीक्वल दोनों पर काम करने की घोषणा की गई थी। 14. सितंबर 2013 में गोयर ने बाफ्टा और BFI स्क्रीनराइटर लेक्चर सीरीज के हिस्से के रूप में एक पटकथा लेखन व्याख्यान दिया। 15. गोयर ने जेसन जादा द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द फॉरेस्ट का निर्माण किया। 16. फोकस फीचर्स के पास फिल्म के उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकार है। 17. 18. जो जादा की फीचर फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म थी। 16. 2014 तक सुपरहीरो शैली के एक अनुभवी के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके गोयर ने अपना ध्यान स्वतंत्र उत्पादन शैली पर केंद्रित कर दिया और अपनी कंपनी चलाने के लिए निर्माता केविन ट्यूरेंग को काम पर रखा। 19. अपनी सोच को समझाते हुए गोयर ने कहा, हर कोई इस बारे में बात करता है कि ऐसा लगता है कि स्टूडियो तेजी से इन बड़े टेंटपोल और कुछ माइक्रोबजट हॉरर फिल्मों पर भरोसा कर रहे हैं और स्लेट का बहुमत यही है। गोयर ने कहा, मैं उस आंदोलन का एक लाभार्थी रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी ढेरों फिल्में हैं जिनकी मैंने वास्तव में प्रशंसा की है, जिन्हें स्टूडियो नहीं बना रहे हैं, और मैं देखना चाहता था कि क्या मैं उनमें से अधिक को बनाने में मदद कर सकता हूं। 19. 2015 में स्वतंत्र उत्पादन को अपनाने के तुरंत बाद गोयर ने माइल्स के फीचर संस्करण का निर्माण करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी स्थिति जीती। 20. इसके अलावा उन्होंने नेट पार्कर की फीचर फिल्म द बर्थ ऑफ ए नेशन का कार्यकारी निर्माण किया, जो फेस्टिवल के पुरस्कारों को जीतने से पहले संदांस फिल्म फेस्टिवल में रिकॉर्ड $17.5 मिलियन में बिकी। 21. 22. निर्माण के अलावा गोयर लिखना जारी रखते हैं। 2014 में उन्हें जेम्स कैमरून के लिए 1966 की मूल फिल्म पर आधारित फीचर फैंटास्टिक वॉयज लिखने और निर्माण करने के लिए चुना गया था। 23. खबर को तोड़ते हुए हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की, यह परियोजना 2011 से शांत थी, लेकिन गोयर की भागीदारी शुरू हो गई है और स्टूडियो और निर्माताओं को एक इवेंट आकार के टेंटपोल होने की उम्मीद है। यह अब परियोजना को फास्ट ट्रैक पर भी रख रहा है। 23. जनवरी 2016 में प्रशंसित निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो ने फीचर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 24. गोयर ने वार्नर ब्रदर्स की ब्लॉकबस्टर बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 को जैक स्नाइडर और क्रिस टेरियो के साथ लिखा था। गोयर ने कहा कि उन्होंने VR सामग्री बनाना अन्य मीडिया से बहुत अलग पाया, लेकिन कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आप कितना महसूस करते हैं और कितना भावनात्मक VR अनुभव है। ऐसी चीजें हैं जो आपको रोने और रोने पर मजबूर करती है, और यह वास्तव में अभूतपूर्व है। 25. जनवरी 2017 में गोयर ने जस्टिन रोड्स के साथ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का सहनिर्माण और सहलेखन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की एक किस्त थी जो गोयर और जोफ जॉन्स की कहानी पर आधारित थी। 26. उसी वर्ष अप्रैल तक यह घोषणा की गई कि उन्होंने मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के रीबूट की पटकथा लिखने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2019 में रिलीज किया जाना है। 27. बाद में जनवरी 2018 में पटकथा का एक नया मसौदा लिखने के लिए लिंडसे बियर के साथ गोयर को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। फिल्मांकन अप्रैल 2018 से शुरू होने वाला था।
दोस्तों इस फ्रेंचाइजी की ये हमें 7वीं मूवी देखने को मिल रही है और पिछले पार्ट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो लगभग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 190 मिलियन के तकरीबन आया था। बजट की बात कर रहा हूँ मैं, बजट 190 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने 261 पॉइंट कुछ का किया था, जो कि बढ़िया कलेक्शन था। रिकवरी तो अच्छी खासी की थी, लेकिन पिछले पार्टों के मुकाबले थोड़ा कम प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। बाकी कलेक्शन बढ़िया रहा था। बाकी अपकमिंग पार्ट की जो अपडेट है वो मैंने आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।